ये आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, वो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सभी अभी तक जो भी पढ़े हैं ये सबको कनेक्ट करेगा एक टर्म्स को, ठीक है। जो भी आप न्यूमेरिकल सेक्शन में जितने भी इक्वेशंस पढ़े हैं उसको ये कनेक्ट करेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या कैसे जानेंगे और कैसे इसका एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे हम न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो सबसे पहले डेफिनेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा प्रॉपर्टी जो ये आपको स्टार्टिंग में भी ये टर्म यूज हुआ था, ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड ना करे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि आप कितना ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन बनाने में इस्तेमाल किए हैं। ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करे उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस पर डिपेंड ना करे कि उनका नेचर कैसा, वेदर दे आर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, इट डजंट मैटर। जो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो ऐसा प्रॉपर्टी जरा आप रिमाइंड कीजिए कि ऐसे कौन कौन प्रॉपर्टी थे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड किया। तो जैसे डेल्टा टीबी हम लोग पढ़े, केबी इंटू एम पढ़े, तो ये तो आपका मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, यहां भी हम लोग पढ़े। डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, यानी नेचर, यानी आपको मास पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हो गया। ये दीज आर एग्जांपल्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पाई बराबर सी आर टी। सी आपका कंसंट्रेशन है यानी मोलारिटी, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो गया आपका। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सब आपका एग्जांपल्स है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। बात समझ रहे हैं? तो इन प्रॉपर्टी का, इन इक्वेशंस को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल माने। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इनका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स में कैसे करेंगे। अभी तक तो हम इक्वेशन डेल्टा टीवी बराबर के वी एम, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम, पाई बराबर सी आर टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़कर इन सभी इक्वेशंस को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। यानी फिर से ये इक्वेशन हम लिखने वाले हैं विथ सम मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंज होगा। और ये मॉडिफिकेशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा, एक टर्म आएगा आपको आई, स्मॉल आई, विच इज नोन एज वॉन्ट हॉफ फैक्टर। वॉन्ट हॉफ फैक्टर, ये टर्म ही इस इक्वेशन में आने वाला है। काफी क्लियरली आप समझिएगा। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन और एग्जांपल्स हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किसके लिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशंस के लिए। आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब जो एग्जांपल है उसमें आई कैसे लगेगा इक्वेशन में, कैसे पता चलेगा कि आई टर्म यूज करना है कि नहीं करना है। तो देखिए, डेफिनेशन पढ़ लिया है हमने, एग्जांपल्स पढ़ लिया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दो टाइप होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स भी दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल और एक एब नॉर्मल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज एब नॉर्मल, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल है कि एब नॉर्मल, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स नॉर्मल है कि एब नॉर्मल, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हाँ ये मेंटली रिटार्टेड है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है। या आपका बिहेवियर, समाज आपको डिसाइड कर देगा कि ये नॉर्मल है कि एब नॉर्मल। उसी तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिसीजन मेकिंग जो है कि कौन नॉर्मल होगा कौन एब नॉर्मल,
ये जो डॉक्टर है, या आप उसको समाज कह सकते हैं, ये समाज का नाम आई है। यही वांट ऑफ फैक्टर डिसाइड करता है कि वेदर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉर्मल और इट इज एबनॉर्मल। तब आपका फर्ज ये है कि आप आई को जानें कि आई क्या होता है। तो आई का डिफिनेशंस हम लोग आपको बताएंगे, कैलकुलेट करने का तरीका बताएंगे और इक्वेशन में पुटअप करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, ये आपको सीखना है। नॉन जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। जेई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नेट के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल को आई डिसाइड करेगा। तो देखिए, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आई का वैल्यू 1 होता है हमेशा, ऑलवेज, और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आई का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो जब आई का वैल्यू 1 के बराबर होता है तब हम इक्वेशंस की ओर आएंगे। हम लोग जो इक्वेशन पढ़े, एग्जांपल्स, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम, ये सब में फॉर्मूला में आई लगा हुआ था। ठीक है, डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ एम, आई सब में था, लेकिन आपको दिख नहीं रहा था क्योंकि हम दिखा ही नहीं रहे थे। आईसीआरटी, ये सभी एग्जांपल्स हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, क्योंकि ये सभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी आपका सॉल्यूट के मास पे डिपेंड करता है। तो इस सभी में आई था लेकिन आपको दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि ये सभी में आई अभी 1 के बराबर है। आप 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ये कोई फैक्टर, कोई मेजर बात नहीं है, क्योंकि उससे आंसर रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। यानी सभी में वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू आई लगा हुआ था। हाँ, अगर ये 1 था तो हम वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी तरह यहां आई इज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी 1 जब नहीं होगा तो एबनॉर्मल। तो यहां पर फिर बात 2 आता है। 1 नहीं है तो क्या है? तो एक बात बाबू 1 से बड़ा है और एक बार आप बाबू 1 से क्या है? छोटा है कि नहीं? या तो 1 से बड़ा या तो 1 से छोटा। तो यहां पर भी सभी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखाएगा, आई के बी एम, आई के एफ एम, समझ रहे हैं बात, आईसीआरटी। लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल में एक विशेष अंतर है। वो विशेष अंतर ये है कि आप आई का वैल्यू नॉर्मल में दें चाहे ना दें, आपके आंसर में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम एबनॉर्मल में आई नहीं देते हो तब वो गड़बड़ा जाएगा। यहां पर आई आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 नहीं है ये। अगर 1 से कम है, 0.5 है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। 1 से ज्यादा है, 2 है, फिर भी आंसर चेंज हो जाएगा। इसीलिए अब आपको विचार करना है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, यानी आई का वैल्यू जहां भी दिया हुआ रहेगा 1 को छोड़ के, दैट विल बी एबनॉर्मल। और जहां आई दिया ही नहीं हुआ है, समझ लीजिए कि वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपली आप इक्वेशन डेल्टा टीवी बराबर केबीएम, डेल्टा टीएफ बराबर केएफएम, पाई बराबर सीआरटी यूज कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब हमको तो अब ध्यान एबनॉर्मल पे देना है, तो नॉर्मल को हटा देते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल बहुत हल्का मचाता है। नॉर्मल तो सब है, एबनॉर्मल स्पेशल होता है, स्पेशल को स्टडी किया जाता है, नॉर्मल को कौन देखता है? देखिए, अब ये i इज ग्रेटर देन 1 और i इज लेस देन 1, दो कंडीशंस हैं। अगर i ग्रेटर देन 1 होगा तब जो प्रोसेस होगा उसको डिसोसिएशन बोलेंगे। यानी i ग्रेटर देन 1 होगा तब हम लोग समझ जाएंगे कि सॉल्यूट जो है वो आपका डिसोसिएट कर रहा है, यानी टूट रहा है आयंस में। और i अगर लेस देन 1 होगा तो ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एसोसिएशन बोलते हैं, यानी एक में टूटेगा एक में जुड़ेगा। तो हम लोग कंडीशंस को अभी जाने हैं कि i ग्रेटर देन 1 एसोसिएशन एंड i लेस देन 1, i ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन एंड i लेस देन 1 एसोसिएशन। ये दोनों जो हैं ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, क्योंकि दोनों में i का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। या तो 1 से छोटा है एसोसिएशन या तो 1 से बड़ा है डिसोसिएशन। अब हम लोग आई को बहुत बार बोल दिए, आई आई आई।
अब हम लोग का फर्ज ये है कि अब हम लोग ये भी जाने कि आखिर आई कैसे निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चंस में आई का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ रहेगा 1.37, 1.4, 0.5 और कुछ क्वेश्चन में आपको आई निकालना होगा। तो जिसमें डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा वो आपका क्वेश्चन सिंपल है, आसान है, वो आप लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट 2 क्वेश्चन इस इक्वेशन पर सॉल्व हो जाएगा। पाई बराबर ICRT, आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमको तो सीखना यह है कि आखिर आई को कैसे निकाला जाता है, जहां पर आई को खुद से कैलकुलेट करके इक्वेशन में पुट करना होगा, वो क्वेश्चंस आपके लिए चुनौती बस। तो हमको उसी क्वेश्चंस को समझना है और वो क्वेश्चन आप तभी समझ पाइएगा जब आई का मतलब समझिएगा, आई कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समझ रहे हैं बात। वांट ऑफ फैक्टर आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करना है। हम लोग 2 बार जान गए हैं, एक डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में लेस देन 1। डिसोसिएशन का मतलब टूटना होता है, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना होता है। अब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को स्टडी करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड